अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइट पाकिस्तान। आज एक अहम दौरा था, अहम मुलाकात हुई। यूएई के प्रेसिडेंट आए थे शेख अल नहान यहाँ, और पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात आपको मालूम है दिलों में दरीना है, अहम है, सिक्योरिटी के हवाले से भी हैं, और हमारे लाखों जो लोग हैं वहाँ यूएई में इस वक्त मौजूद हैं अक्रॉस द इंटायर प्रोफेशनल स्पेक्ट्रम, और जो लेबर क्लास है वो भी मौजूद है, रेमिटेंसेस वहाँ से आती हैं, और जो फाइनेंशियली भी यूएई जो है पाकिस्तान का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका और चाइना के बाद। तो अहम गुफ्तगू यकीनन हुई होगी। और नाज़रीन, यूएई का इस वक्त सिक्योरिटी के हवाले से भी, चाहे फ़लस्तीन का मामला हो, चाहे सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात हों, ये सब बहुत अहम है। और ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान इस वक्त इज़ लाइक अ हब फॉर द रीजन, सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी के हवाले से। तो अहम दौरा और जो बातचीत हुई वो इन तमाम मामलात पर भी हुई। तो दूसरी तरफ हम देखें तो आज केपीके के जो सीएम है वो लाहौर पहुंचे हैं, और वो वहाँ उनकी मुख्तलिफ सियासी मसरूफियात हैं, उस पर कल हम आज बात करेंगे। लेकिन आज नाजरीन, पाकिस्तान में जो 2 रोज़ पहले 23 तारीख को टू बी स्पेसिफिक, जो बहुत अहम और बड़ी एक देर से जो चलता हुआ सिलसिला था, 2 दहाइयाँ तो हो गई हैं, वो पाए तकमील पर पहुंचा। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीआईए। प्राइवेटाइजेशन जो पीआईए की थी बहुत लेवल्स पर वो सिग्निफिकेंट थी। सबसे पहले ये कि पाकिस्तान की सबसे मेजर प्राइवेटाइजेशन जो है वो पीआईए की रही है, इन टर्म्स ऑफ स्केल, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस इन्वॉल्व, और फिर बहुत कंट्रोवर्शियल भी रही है, बहुत मुश्किल भी रही है। और कहा यह जाता है कि इस प्राइवेटाइजेशन के बाद जो एक कॉन्फिडेंस है वो पाकिस्तान की जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और दूसरा ये कि लोकल इन्वेस्टर्स जो थे उन्होंने भी दिखा दिया कि दे हैव कॉन्फिडेंस इन द करंट सेटअप और इनकी जो अप्रोच है। लेकिन यकीनी तौर पे इसके बरक्स भी बहुत सी मामलात हैं, बहुत से सवालात हैं। तो इसी हवाले से हमने सोचा कि मोहम्मद अली साहब को, जो चेयरमैन हैं प्राइवेटाइजेशन के, एडवाइज़र हैं टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन प्राइवेटाइजेशन, उनको दावत देते हैं और उनसे वो सवाल पूछते हैं जो आप लोगों के जहन में। वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। आई नो यू मस्ट हैव बीन शोड आउट, आप तो बहुत से शोज़ में जाते रहे हैं। तो ये तो खैर मुबारक हो, बड़ा एक मेजर टास्क था जो पाए तकमील तक पहुंचा। हमें याद है कि हम यहीं बैठ के बहुत से आते रहे सीनियर ऑफिशियल, तो कहते जी 6 महीने में, 4 महीने में, साल में, 2 साल में, बट एनीवे यू मैनेज्ड इट। अच्छा, सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये बताया जाता है कि पिछले साल पीआईए जो था वो प्रॉफिट उसने कमाया, प्रॉफिट वाज पोस्टेड आफ्टर पता नहीं 22 ईयर्स और व्हाटएवर। तो लोग ये कहते हैं जी अच्छा प्रॉफिट कमाना शुरू किया, फिर क्या सरदर्द थी कि आपने उसको बेच दिया? अच्छा, थैंक यू जी फॉर हैविंग मी। दो चीज़ें। प्रॉफिट लास्ट ईयर इसलिए पीआईए ने कमाया कि पीआईए की बुक्स पे हमने डेफर्ड टैक्स का एसेट रिकॉर्ड किया, और उसके बगैर पीआईए में वो प्रॉफिटेबिलिटी ना होती। तो वो टैक्स जो फ्यूचर के जो टैक्स बेनिफिट्स होंगे, बिकॉज पीआईए ने माजी में लॉसेस किए हैं, तो फ्यूचर में जो भी टैक्स के बेनिफिट्स होंगे उसको हमने डिस्काउंट बैक करके ऑडिटर्स ने एक डेफर्ड टैक्स का एसेट रिकॉर्ड किया है। अच्छा, ये इस आइटम के ऊपर हमारी बिडर्स से बहुत बहस, बहुत लड़ाई हुई। उनका कहना था कि जी आपने ये जो रिकॉर्ड किया इस तरीके से आपने प्रॉफिट दिखा दिया 1 साल में, आने वाले वक्तों में तो ये नहीं हो गया, तो 1 टाइम एक रिकॉर्डिंग हमने की थी। तो उनका ये व्यू था शुरू से कि इसको तो आप हटाएं। जब इसको आप हटाते हैं, ये 30 अरब का अमाउंट था। पीआईए की बुक्स के ऊपर आज की तारीख में जो टोटल इक्विटी है पॉजिटिव, वो 9 अरब की है। उनका व्यू था कि आप ये हटाएं तमाम बिडर्स का। उसको हम हटाते थे तो पीआईए की इक्विटी 21 अरब से नेगेटिव हो जाती थी, विच मीन्स गवर्नमेंट को 21 अरब की और लायबिलिटी लेनी पड़ती। तो हमने इस पर नहीं माना, इस पर कोई 3 माह बहस चली। तो ये जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला सवाल है, ये एक 1 टाइम था और ये एक बुक एंट्री थी। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। डिफर्ड टैक्स का मतलब कि, और टैक्स तो यही देंगे जिन्होंने खरीदा है? असल में पीआईए के ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं, एक टर्नओवर के ऊपर टैक्स लगता है, वो लगेगा। और जो इसके अलावा जो फ्यूचर में इनकम टैक्स होता है उसके ऊपर उन्हें इनकम टैक्स कम लगेगा, इसलिए कि माजी के लॉसेस हैं।
तो हमने उसको डिस्काउंट बैक करके आज की तारीख में रिकॉर्ड कर लिया कि भाई जो फायदा आपको मिलेगा हम आज उसके पैसे आपसे ले लेंगे। काउंटिंग छू मंत्र किया बेसिक, छू मंत्र नहीं किया, ये मतलब कि यानी कि नहीं देखे ना, नो इन अ सेंस दैट दिस इज द प्रैक्टिस ना, कि आप एक एक्चुअल लेजिटिमेट है लेकिन इट इज ऑल इन द रेल्म ऑफ द फ्यूचर, सो इन अ सेंस असल में दो चीजें हैं। पहली बात है जो कुछ भी ये हुआ इसमें गवर्नमेंट का फायदा था, इसीलिए बिडर्स नहीं मान रहे थे शुरू में। दूसरी बात, अगर ये गवर्नमेंट ना बेचती तो शायद हम भी रिकॉर्ड ना करते। क्योंकि एक एसेट गवर्नमेंट बेच रही है तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। जब आपको एक फायदा मिल रहा है फ्यूचर में तो उसकी हमें एक प्राइस दें आप। फ्यूचर में उनको फायदा मिलेगा, लेकिन वो फायदा इनको उस वक्त मिलेगा जब भी पीआई में इन्वेस्ट करेंगे और पैसे कमाएंगे। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो फायदा नहीं मिलेगा। तो इसके ऊपर इसीलिए बहस थी कि जी फ्यूचर में हमें अगर फायदा होगा, आप तो आज ही हमसे उसके पैसे ले रहे हैं, तो हमने वैलिड क्वेश्चन है नहीं क्वेश्चन नहीं, इसलिए कि हमारे जो प्रोजेक्शन है पीआई को जो बेचा है हमने, अगर इसमें इन्वेस्टमेंट आती है तो इसमें प्रॉफिट होगा और मेरा ख्याल है कि इसमें अच्छा प्रॉफिट होगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये हमने जो एसेट रिकॉर्ड किया इसकी वजह से वन टाइम एंट्री है। पीआईए ऑपरेशनली आज 18 प्लेन चलते हैं। आज की तारीख में पीआईए ऑलमोस्ट ब्रेक इवन करेगा या थोड़े बहुत ही पैसे बनाएगा। ये नहीं होगा जी पीआई ने कोई 10-20 अरब बना लिया, वो इस साल के अकाउंट्स आएंगे आप देख लेंगे, हो सकता है 2-4 अरब का नफा हो या नुकसान हो। नहीं, आप ये फरमा रहे हैं कि आज के दिन में जो अगर थोड़ा बहुत गिव एंड टेक ब्रेक इवन ही करेगा। सो आई एम अ लिटिल कंफ्यूज, क्योंकि अब तक तो हम कह रहे हैं कि इट्स वन एसओई जो कि व्हाइट एलिफेंट की तरह पैसा खाती जा रही है, तो फिर नेट प्रॉफिट नहीं होगा। वो ये कि माजी में पीआईए में जो लॉसेस शुरू हुए आज से कोई 15 बरस पहले, तो उन लॉसेस की वजह से वो एक पीआई विशेष साइकिल में आया। जब लॉस होता था तो वो लॉस गवर्नमेंट गारंटी देती थी बैंकों को और बैंकों से लोन लेके वो लॉस पे ऑफ हो जाता था। आगे बढ़ता जाता वो हर साल लॉस आता गया, हर साल डेट बढ़ता गया, उसके ऊपर सूद बढ़ता गया। तो 2009-10 से जब शुरू हुए लॉसेस तो 20 अरब, फिर 30 अरब, फिर 50 अरब, 60 अरब, 2023 में 100 अरब के लॉसेस थे। ये वो लॉसेस थे जो 2015 से 24 का नंबर मुझे याद है 500 अरब के लॉसेस थे। तो ये हमने ही भरे और सूद भी हम भर रहे थे। तो एक आपने भरे और टैक्स पेयर कहता है हमारे गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर हमने भरे, मींस हमने भरे से मतलब मेरा है कि इस मुल्क की आवाम ने भरे। तो एक तो ये था। तो ये जो सवाल है प्रॉफिटेबिलिटी, तो पीआईए आज की तारीख में भी कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट में नहीं है। अच्छा, लेकिन एट द सेम टाइम जब इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी तो प्रॉफिट में आएगा। ये इन्वेस्टमेंट जो इसमें जा रही है 125 अरब की, ये इन्वेस्टमेंट या तो गवर्नमेंट करती, लेकिन गवर्नमेंट ने माजी में तो बहुत इन्वेस्टमेंट की और नुकसान किया। तो इस वक्त हम क्यों बेच रहे हैं या कभी भी हम क्यों बेच रहे हैं? देखिए, इसमें हमें गवर्नमेंटों को तो बिजनेस चलाना नहीं आता। क्या हमारे पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेट्स क्या हम compete कर सकते हैं मियां मंशा से, हुसैन दाऊद साहब से, आरिफ हबीब साहब से, तब्बा साहब से? दे आर द पीपल हु नो बिजनेस। हमारी एक्सपर्टीज है ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिक्स होनी चाहिए ना, ऑफ रेगुलेशन, हमारे काम नहीं है ना, लेकिन होती नहीं है। लेकिन भारत अब हम चले हैं बिजनेस करने, हम कहते हैं जी हम एज पॉलिटिशियंस एंड इंसान तो वही है ना, पॉलिटिक्स की एक्सपर्टीज है, सिविल सर्विस की एक्सपर्टीज है। अच्छा, हम जो है हम पीआई भी चला लेंगे, एक बहुत बड़ी एयरलाइन, हम स्टील मिल भी चला लेंगे, हम एक्सप्लोरेशन कंपनीज भी ऑयल की चला लेंगे, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी चला लेंगे, गैस डिस्ट्रीब्यूशन भी चला लेंगे, पावर यूटिलिटी भी चला लेंगे। तो हम तो पता नहीं कौन सुपर ह्यूमन बींग्स हैं। तो ये मॉडल फ्लॉड है कि गवर्नमेंट ही चलाएगी, तो इसको प्राइवेटाइज तो करना था। अब जब इसी बात पे अगर आप इजाजत दें, ये जो आप कह रहे हैं कि ये मॉडल फ्लॉड है, बट देन लेट्स लुक एट एमिरेट्स एयरलाइंस, लेट्स लुक एट कतर एयरवेज, लेट्स लुक एट सिंगापुर एयरलाइंस, लेट्स लुक एट जापान एयरलाइंस। ये जो तमाम जिनके हमने नाम लिए, ये सब के सब गवर्नमेंट ओन्ड है, लेकिन handed over to professional managements company that are running it। और तो ये फरमाइएगा, जो हमें दिखाई देता है वो लगता है पाकिस्तान में अब चाहे पॉलिटिकल पेट्रनेज हो या पावर का डंडा हो या कुछ जो भी कुछ हो, पाकिस्तान में वो मॉडल पनप नहीं पाया कि आप प्रोफेशनल मैनेजमेंट को दें और फिर ये गारंटी कर लें कि जी इंटरफेरेंस नहीं होगी। वी हैवंट मैनेज्ड इट। अगर करते तो ये पॉसिबल तो था कि चलते, या नहीं? ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं बताता हूं। बाकी लोग कैसे करें? आपने इतनी एग्जांपल्स दी, एमिरेट्स, कतर, दीज आर नॉट, दे डोंट हैव डेमोक्रेसी,
डू वी हैव डेमोक्रेसी? हमारी तो है ना। देखिए हर 5 साल के बाद, मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक बच्चा है, हर 5 साल के बाद उसके नए पेरेंट्स आएंगे। हमारे मुल्क में तो यही होता है, नए पॉलिटिशियंस, तो ब्यूरोक्रेट्स तो जैसे मर्जी आए, जैसे मर्जी आए तो कोई आ ही जाता है। 5 साल बाद नए पेरेंट्स, नए पॉलिटिशियंस। अच्छा, ब्यूरोक्रेट्स तो हर 1-2 साल के बाद चेंज होते हैं जी, मतलब के अदल बदल के वो ही आ जाते हैं, लेकिन जो भी है, I think that's not my subject today. No, I'm just You're trying to take it into another direction. No, I'm not interested in taking it. Then I'll tell you what I mean, मोहम्मद अली साहब। मेरा कहने का मकसद है कि देखिए ना, कहीं डिक्टेटरशिप्स हैं, कहीं मोनार्कीज हैं, कहीं तो पाकिस्तान ने, अब मुझे लेट मी से दिस वेरी ओपनली कि आफ्टर ऑल आपके what are you going to export to Libya? What are you exporting to other countries? तो जहां हम करना चाहते हैं वहां हम टॉप नॉच प्रोफेशनली चलते हैं। देखिए ना, आपकी जो ऑर्डिनेंस है, आपकी जो कामरा है, तो वो स्टेट चला रही है ना, स्टेट चला रही है, और टॉप नॉच प्रोफेशनल्स नहीं। मेरा मतलब that's the point I'm making. I got it. Let me try and answer this. देखिए, एमिरेट्स, कतर, वहां पर एक किंगडम है, there's one ruler and they are the owners. तो वो जो रूलर है वो ओनर है, उसमें एक कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी है। सिंगापुर इज अ वेरी स्मॉल कंट्री, वो नहीं। इंडिया हैड टू सेल इट्स एयरलाइन, ब्रिटेन हैड टू सेल। तो जहां डेमोक्रेसी होगी वहां चूंकि नए लोग आते रहेंगे, और हम सब इंसान हैं, हम मिसयूज करेंगे अपनी अथॉरिटी, बोर्ड के मेंबर अपने जानने वालों को लगाएंगे वगैरह वगैरह। दूसरी चीज ये कि देखें, जो किंगडम्स हैं वहां पर उनकी जब नुकसान होता है तो उनकी जेब से निकलता है पैसा, नुकसान। ये 500 अरब का नुकसान मैंने आपको बताया 10 सालों में हुआ, ये किसकी जेब से निकला? किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की जेब से तो नहीं निकला। आज अब आने वाले वक्तों में जब नुकसान होगा तो आरिफ हबीब साहब और इन ओनर्स की जेब से निकलेगा। नुकसान हमारी जेब से ना निकले, नफे पे हमें अपने वेस्टेड इंटरेस्ट लोगों के होंगे। तो ये मॉडल फ्लॉड है, तो वी हैव टू प्राइवेटाइज दीज थिंग्स। That's all I'm trying to say. जी, और जो मैं कह रही थी वो ये था कि आफ्टर ऑल हमारे ही यहाँ ऐसे इदारे हैं जो कि जब करना चाहते हैं तो टॉप नॉच परफॉर्मेंस है। व्हाट आई एम सेइंग, JF-17 या जो भी थंडर आप बेच रहे हैं, तो आपने पाकिस्तान में बनाया ना, आपने कोलैबोरेशन के साथ बनाया, आपने बनाया तो SIFC बनी इस वजह से कि भाई ठीक है, let's go in and do what the civilians alone couldn't do. Let's be very clear. ये फर्क है ना। तो ये PIA वगैरह, इस पे जरा थोड़ा बात कर लें, because that's a question that keeps coming up. एक फर्क है, वहां पर एक इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन में जो लोग टॉप पर आते हैं वो ओवर द इयर्स ग्रूम होते हैं। अच्छा, चाइना के अंदर भी ये मॉडल सक्सेसफुल है, वहां पर भी जो लोग ज्वाइन करते हैं फ्रॉम अ वेरी ग्राउंड अप, वो ग्रास रूट लेवल से वो ऊपर आते हैं, तो वो एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें वो करते हैं। आप एक काम करें, आप JF थंडर दे दें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारे उसमें किसी का फॉल्ट नहीं है, लेकिन कल्चर बना। बेसिकली जब एक डेमोक्रेटिक मॉडल में हर 5 साल बाद नए लोगों ने आना है, ब्यूरोक्रेसी में इतनी फ्रीक्वेंट चेंजेस होनी है सिविल सर्वेंट्स की, तो पॉसिबल नहीं है कि वो इदारे पनप सकें या फ्लरिश कर सकें। ऐसे अब आपने एक और ही खाता खोला विच इज माय फेवरेट, वो ये कि देखिए ना, इस वक्त इफ पाकिस्तान हैज अ प्लेस इन द सन, अगर आप देखें जिस तरह हमारी डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी, जिस तरह से हम चल रहे हैं, जिस तरह दुनिया हमें देख रही है, टू कन्वर्ट इट मोहम्मद अली साहब इनटू अ लास्टिंग एडवांटेज, उसके लिए तो आपको एफिशिएंसी डिलीवर करनी होगी। आप चाइना के साथ आपके ताल्लुकात मेरा ख्याल से बहुत आगे बढ़ सके, एफिशिएंसी हमें करनी। यहीं बैठ के काबीना के मिनिस्टर्स हमें कहते हैं वो ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सऊदी अरेबिया के साथ हम प्लान करें लेकिन बात आगे नहीं बढ़ती। तो ये वी कांट एज ए गवर्नमेंट, आई मीन यू पीपल कांट एक्चुअली से कि अच्छा भाई ये तो नहीं हो पा रहा तो ये प्राइवेट सेक्टर आ जाए। मेरे कहने को आप समझ रहे हैं ना, द पॉइंट आई एम मेकिंग दैट पाकिस्तान हैज टू रिफॉर्म इट्स core, which is the bureaucracy and the functioning of the government. देखिए, ब्यूरोक्रेसी जब बात करते हैं ना तो हम individuals are not bad people, they're all smart people, they're intelligent, competent people. The problem is the system. अगर हर 1-2 साल बाद मुझे आप हर 6 महीने बाद या 1 साल बाद नया पोर्टफोलियो दे दें तो मैं ये परफॉर्म नहीं कर सकूंगा। एक जगह आके सीखने में लग जाते हैं 6-8 महीने। तो ब्यूरोक्रेसी अपना काम करती है, पॉलिटिशियन अपना काम करते हैं।
एंड अ लॉट ऑफ पीपल एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आई बिलीव मीन गुड, दे वांट टू डू इट। मैं देखता हूं लोग मेहनत कर रहे हैं। नहीं, मैं इंटेंशन पे तो नहीं कह रहे हैं, हम लेकिन जो सिस्टम है ना, वो अब हमें सिस्टम में सोचना होगा कि इफ वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हम हमारा इकोनॉमिक मॉडल क्या रखेंगे। क्या इकोनॉमिक मॉडल वो होगा जिसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप होगी या प्राइवेट सेक्टर की होगी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बोइंग is not owned by the US government. No, Airbus is not owned by them. Yes. Lockheed Martin is not owned by them. तो globally तो even arms industry जो है उसके अंदर भी प्राइवेट सेक्टर है। There are regulations के उनको कैसे रेगुलेट किया जाएगा। तो अगर हमें a place in the sun and a prosperous place in the sun अगर करनी है, तो we'll have to think कि हम everybody has to do their job. अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगें, पैसे बने, एम्प्लॉयमेंट हो, पर कैपिटा इनकम बढ़े, ग्रोथ आए, तो फिर प्राइवेट सेक्टर इज बेस्ट सूटेड। गवर्नमेंट को वो चीजें अपने पास रखनी होंगी जो स्ट्रेटेजिक नेचर की हों या सिक्योरिटी इश्यूज हों, वो गवर्नमेंट को रखना होगा, या कोई सोशल रीजन हो वो गवर्नमेंट को रखना होगा। प्योर कमर्शियल ऑपरेशन लेट द प्राइवेट सेक्टर रन इट, और हमारा काम है जी टैक्स कलेक्ट करना और टैक्स को सही तरह इस्तेमाल करना। बिल्कुल सही बात है। इस पे ये बताइएगा कि माय फेवरेट एग्जांपल इज सोलर पैनल, सोलर एनर्जी। हमें तो लगता है पॉलिसी में हम आज ये तो आज वो एक यो अच्छा जी चलें सब के सब सोलर की तरफ चलें, बड़ा ज़बरदस्त है, अब हमने सोलर पैनल्स सब्सिडाइज कर दिया, अब हमने सस्ते कर दिया, अब ये जी अब हम तो इसको क्या ग्रीन मीटरिंग उसको तो हम ख़त्म कर रहे हैं। ये मुझे बताएं कि ये तो फंक्शन आप किसी प्राइवेट सेक्टर को नहीं दे सकते, वो तो पॉलिसी मेकिंग तो यू हैव टू डू जी। तो उसमें सोच विचार हम उतनी कर रहे हैं जितनी हमें जरूरत है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ आपके सामने। असल में देखिए सोच विचार तो हो रहा है। पिछले 6 माह से 8 माह से मैं देख रहा हूँ कि ये डिस्कशंस हो रहे हैं कि सोलर की जो रिजीम है नेट मीटरिंग की, इसको चेंज किया जाए। ऑब्वियसली इस टाइप के डिसीजन में टाइम लगता है, डिफरेंट व्यूज होते हैं। फाइनली गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया कि नेट बिलिंग होगी और जो 27 रुपए का रेट है वो भी कम होके तकरीबन 9, 10, 11 रुपए पर आ जाएगा। तो एंड दैट्स द राइट डिसीजन। मेरा अपना ख्याल है कि गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है एक दिन आए जब हम शायद ये जो 9, 10 रुपए भी ना ले सकें, इसलिए कि हमने अलाउ कर दिया है लोगों को अपने मिनी पावर प्लांट्स बनाना। उसे सोचा नहीं हमने ना। मेरी जो रिक्वायरमेंट है घर की, मैं उसका 4 गुना लगाता हूँ बिजली। दिन में मैं बेचता हूँ, रात में मैं यूज कर लेता हूँ। तो लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि दुनिया में बहुत कंट्रीज इसको फेस कर रहे हैं। अ लॉट ऑफ कंट्रीज हैव डिसाइडेड कि हम अलाउ नहीं करेंगे। कुछ कंट्रीज ने कहा है कि हम लेंगे नहीं इनसे या सब्सिडी कम रेट पे लेंगे। तो ये एक ट्रांजिशन जो है ना, ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी आज से 10 साल पहले जिस तरीके से हो रही। तो इट्स अ वेरी द वर्ल्ड इज चेंजिंग, द एनर्जी वर्ल्ड इज चेंजिंग। तो हमें जिस चीज की जरूरत है विद इन द गवर्नमेंट, और आई थिंक काफी मिनिस्ट्रीज ये कर रही हैं, इज टू गेट एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल्स, एंड आई थिंक दैट्स हैपनिंग। मतलब कि आई मीन आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट दैट the present prime minister works over time कि जी इसको ठीक करना है, इसको ठीक करना है, but the point is are all the right steps being taken? सबसे बड़ा तो सवाल यही आप फरमा रहे हैं कि देखें एक आम शहरी के हवाले से when you look at the net metering which is now coming across as a fiasco, हम तो सवाल उठाएंगे ना जी, ये तो पहले सोचने की बात थी, और ये कोई इतने अनएक्सपेक्टेड तो इसमें नई चीजें आई जो कि आई थिंक जो वीक लिंक है ना हमारे सिस्टम में, 2 इश्यूज हैं। एक तो वी आर वेरी फोकस्ड ऑन पीपल विच इज फाइन, सही लोग तो चाहिए, लेकिन हमें जो थोड़ा सा अपना फोकस बढ़ाना होगा वो स्ट्रक्चर और सिस्टम्स पे बढ़ाना होगा। अनलेस यू द राइट स्ट्रक्चर, नो मैटर आपके पास कितने कॉम्पिटेंट लोग आप डिलीवर नहीं कर सकते। सेकंड, आई थिंक एक बहुत बड़ी वीक एरिया है हमारा, वो है रेगुलेटरी बॉडीज। बिल्कुल, रेगुलेटरी बॉडीज बनाई इसलिए गई थी कि गवर्नमेंट पॉलिसी पे फोकस करेगी, और रेगुलेटरी बॉडीज में बहुत ज्यादा इस वक्त कॉम्पिटेंस और कैपेसिटी के इश्यूज हो गए हैं। ओवर द लास्ट लॉट्स ऑफ इयर्स इट हैज हैपेंड, एंड दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू थिंक अबाउट कि हाउ डू वी ब्रिंग अकाउंटेबिलिटी, द राइट पीपल in the regulatory bodies. क्योंकि खुद तो collapse करे ना कहीं कहीं जगह, they've actually become part of the government, oversee करने की बजाय। अभी तो वो एक बड़ा मेजर मेरा ख्याल है लाहौर में था कि जी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स कोई नए इंट्रोड्यूस किए हैं या कुछ ऐसे, प्राइम मिनिस्टर वाज देयर, देखिए उसमें से निकलता है। लेकिन हम ब्रेक एक ले लेते हैं, नाजी लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मोहम्मद अली साहब के यहाँ होने का फ़ायदा ये हम उठा रहे हैं कि वी आर ऑल्सो गोइंग बियॉन्ड PIA, बट दीज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद अली साहब हैं, चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन, एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। ये बताइएगा मोहम्मद अली साहब कि एक तो वक्त हम ये सुन रहे थे ओवर द लास्ट 1 ईयर कि जी दिस एयरलाइन इज इंटरेस्टेड, दैट एयरलाइन इज इंटरेस्टेड, कतर है जी, एमिरेट्स, ये वो। उसके बाद जब लोकल आए ये प्लेयर्स इन द गेम, तो फिर आरिफ हबीब साहब ने बड़ी एक दिलचस्प बात कह दी कि आमी ने से हमारी मीटिंग हुई तो आर्मी चीफ ने कहा कि जी मैं चाहता हूं कि ये पाकिस्तान में कोई ख़रीदे, और क्योंकि एक हमारी नेशनल एयरलाइन है। तो ये क्या व्हाट इज दिस, मतलब इसलिए क्योंकि कोई ले नहीं रहा था, कोई ले रहा था, ये कुछ थोड़ा एक्सप्लेन करें, बिकॉज जो उन्होंने कहा इट इज इंट्रीग मेनी पीपल। अच्छा, 2 चीजें। आई थिंक ये एक बड़ा एक जेन्युइन और अच्छी चीज है कि हम लोकल्स को इनकरेज कर रहे हैं। ये जुमला कि जी लोकल्स खरीदें, अच्छी बात है। एक रियलाइजेशन मुल्क में जो कि बहुत अच्छी चीज है मेरे ख्याल में, वो ये आ गई है 2 चीजें कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट से जो हमारे हम बार बार बात करते हैं, एक बड़ा एक हमें लगता है पता नहीं अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही हर सेक्टर में तो पता नहीं पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। आई थिंक ये हमें रिविजिट करना होगा, और आई एम ग्लैड कि आपने एग्जांपल दी फील्ड मार्शल साहब की। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें उन चीज़ों में चाहिए कि जिसमें हम फिर उनको डॉलर्स दे भी सकें। इस मुल्क में माजी में हमने 2 बहुत बड़ी गलतियां की। एक तो हमने बहुत सालों तक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का नारा लगाया, हमने उसमें उन इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जो हमें शायद लगानी ही नहीं चाहिए थी, वो कंपेटिटिव नहीं थी। ऑटो इंडस्ट्री, हम कंपेटिटिव नहीं थे, हम गाड़ियां मंगवा लेते। दुनिया में इकोनॉमिक मॉडल बड़ा सिंपल है कि जो आपका कंपेटिटिव एडवांटेज है वो काम आप करें, या कंपेटिटिव एडवांटेज आप क्रिएट करें। मेरा कंपेटिटिव एडवांटेज है नहीं, लोगों ने लॉबिंग करके एडवांटेज लेके, ऑटो के अलावा और भी हैं, तो हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात नहीं की। फॉरेन इन्वेस्टमेंट उस चीज में मिला, एक तो ये फ्लॉ था। सेकेंडली हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट हर सेक्टर में ओपन कर दी। आज आप देखें हमारे जो बैंक्स हैं, और ठीक है उनका अब हक है, हबीब बैंक, यूबीएल, मीजान, अल-फलाह, फैसल, ये सारे बड़े बैंक्स हैं, ये सारे बाहर वाले ओन करते हैं मेजॉरिटी। ये जो इतना पैसा कमाते हैं ये बैंक्स, ये हमें हर साल डिविडेंड में भेजना पड़ता है। ठीक है उन्होंने लिया, हमने किया, व्हाटएवर। तो मैं नहीं कह रहा कि फॉरेनर्स नहीं होने चाहिए, फॉरेनर्स होने चाहिए, बट वी हैव टू थिंक कौन सी इंडस्ट्री में होंगे और कौन सी इंडस्ट्री में नहीं होंगे, पहली बात। तो ये जो बात है कि फील्ड मार्शल साहब ने कहा, वो क्या कहेंगे, वो यही कहेंगे ना कि जी हम चाहते हैं कि लोकल्स आगे आएं और एयरलाइन लें और बिजनेस में इन्वेस्ट करें। तो स्टेप 1 है, अगर लोकल का होगा कॉन्फिडेंस, फिर बाहर वाला। बिल्कुल। तो आई एम ग्लैड कि आरिफ साहब ने ये बात कही, और बिल्कुल ये हुआ था, और उसके बाद एक कॉन्फिडेंस भी आया लोकल्स को, वो आगे आए, उन्होंने कंसोर्टियम बनाया अपना, और फिर माशाल्लाह ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट भी हुई। अच्छा, तो ये जरूर कहा जा रहा है, जो नाखिदीन है उनमें, उन्होंने कहा जी अच्छा फौजी फाउंडेशन को निकलने दिया बाहर, अब वो द टर्म दैट इज बीइंग यूज्ड, अब हमें तो नहीं इस पे इतना मालूम कि जी ताकि वो बैक डोर से आ जाए, जरा इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें। अच्छा, पहली बात तो हम किसी को पकड़ तो नहीं सकते, जिसको निकलना है निकल जाए, सारे निकल जाते, हम क्या करते। दूसरी चीज, फौजी फाउंडेशन को कोई एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रीटमेंट तो नहीं मिली, तमाम इन्वेस्टर्स के साथ थ्रू आउट द प्रोसेस सेम ट्रीटमेंट थी। अगर कोई कहता है कि किसी भी इन्वेस्टर को स्पेशल ट्रीटमेंट मिली है, चाहे फौजी हो चाहे कोई, मैं जिम्मेदार हूं, मैं आके जवाब दे दूंगा उसका। तो हमने एक रूल रखा था जो कि स्टैंडर्डाइज्ड रूल होता है ग्लोबल प्राइवेटाइजेशन में, कि अगर बिडिंग में जितने भी लोग जाएंगे, अगर एक जो हार जाएंगे वो जीतने वाले को ज्वाइन नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि अगर 3 लोग गए, एक जीत गया, 2 हार गए, और बाद में उन्होंने 2 ने उसको ज्वाइन कर लिया, तो इसमें से कलूजन थी ना, पहले से डिसाइड था। तो ये रूल था। अच्छा, फौजी ने डिसाइड ये किया, जो मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहा कि हम बिडिंग में अगर जाएंगे तो हार भी सकते थे, तो उन्होंने कहा जी हम नहीं जाएंगे बिडिंग में। ठीक है, अब उसका इनका रिस्क ये था कि ना जाने के बाद, वो आज भी रिस्क है, हो सकता है कि आरिफ साहब उनके साथ ज्वाइन ना करें, ऑल्दो आरिफ साहब ने कहा है, ऑल्दो उन्होंने कहा है फौजी और अगर नहीं ज्वाइन करेंगे, नहीं देखिए तो बड़े अभी टर्म्स एंड कंडीशन इनके आपस में डिस्कस हो रहे होंगे एज वी स्पीक, कि जी सीईओ कौन अपॉइंट करेगा, चेयरमैन किसका होगा, ऑब्लिगेशंस क्या होंगे, आपको भी बताया। नहीं ठीक है, अल्लाह करे हो जाए, हम तो कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ हो जाए, क्योंकि फौजी के आने से कंसोर्शियम फाइनेंशियली और ऑपरेशनली बड़ा स्ट्रांग होगा। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि हो जाए। तो हमने कोई बैकडोर अलाउ नहीं किया था, इन सब विनर्स को अलाउड था कि ये 2 पार्टनर्स बिडिंग के बाद ला सकते हैं, लेकिन अच्छा 2 ला सकते, सबको अलाउड था। कोई भी कल हो सकता है कि ये किसी और बिजनेस ग्रुप को लें अपने साथ, लेकिन उसमें कंडीशंस थी, या तो वो कोई एयरलाइन एक्सपर्ट होगा,
या फिर उसको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वो होगी जो कि इस बिडिंग में लीड कंसोर्टियम मेंबर की रिक्वायरमेंट थी, और लीड कंसोर्टियम मेंबर जो आरिफ हबीब साहब थे और तब्बा साहब थे, इनके लिए बार हाई थी। फौजी मीट्स दैट बार। व्हाट वाज द उसमें उनकी नेट इक्विटी की रिक्वायरमेंट थी, लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट्स थी, उनकी बैंक रेफरेंसेस की, उनकी ऑपरेशनल स्ट्रेंथ की। तो फौजी मीट्स दैट। बहुत सारे लोग मीट करते हैं, सफायर मीट्स दैट, गुल अहमद मीट्स दैट, दाऊद मीट्स दैट, मंशा साहब मीट्स दैट, बहुत सारे बड़े ग्रुप से वो मीट करते हैं। तो वो रिक्वायरमेंट अगर मीट करेंगे तो वो आएंगे। फौजी ऑब्वियसली मेट देन, दैट्स व्हाई दे वर इन द सो फौजी प्लस वन मोर ग्रुप दे कैन ब्रिंग इन। तो सब तो इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट, ये कोई चीज नहीं। अच्छा, फिर हमारे दोस्त हैं और बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं मैं उनकी, जुबैर साहब, उन्होंने कहा कि आपने टर्म्स ही नहीं बताए थे इसलिए कुछ लोगों को मैंने क्लैरिफाई किया एक प्रोग्राम में, और मैं जुबैर साहब से बात भी करूंगा। जब ईओआई इशू हुआ था ना अप्रैल में, जब भी ईओआई इशू हुआ था उस वक्त एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, उस वक्त तो हम कहते हैं जी कि जिसका इंटरेस्ट है वो आए, जो भी चाहता आ सकता था। हमने बड़ा क्लैरिफाई कर दिया था उसमें कि 51 से 100% हम बेचेंगे, जो कि हम बेच रहे हैं। हमने ये भी लिखा था कि गवर्नमेंट अपने कुछ शेयर बेचेगी और बाकी पैसा कंपनी में आएगा। तो ये हमने क्लैरिफाई कर दिया था। लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि 15% गवर्नमेंट बेच रही थी, 85% कंपनी में आ रहा था। और हमने लिखा था कि फाइनल जो टर्म्स होंगे वो बिडर से निगोशिएशन के बाद डिसाइड होंगे। तो कोई ऐसी चीज नहीं थी कि कोई हमने उस वक्त छुपाई हो या वटेवर, सब कुछ ट्रांसपेरेंट था। निगोशिएशन के अंदर हमारी ख्वाहिश थी कि 85-15 ही हो, जो लास्ट टाइम था, कि 85% कंपनी में जाए, 15% हमें है। और इस वक्त बिडर्स ने कहा जी, बिडर्स ने कहा जी, और ये नहीं कि उन्होंने एक ने कहा, सब ने कहा जी 100% कंपनी में हम डालेंगे, 25% आपका स्टेक है वो आप रखें, 75 के अंडर 100% हम डालेंगे। फिर हमने बड़ी निगोशिएशन की और फाइनली 92.5 और 7% है जी। अच्छा, सो एक और जो मामला, अच्छा नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को जारी रखते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद अली साहब हैं, चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन, एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। उनसे हम बात करें व्हाट हैपेंस टू रूजवेल्ट एंड अदर एसेट्स ऑफ दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस। रूजवेल्ट हमने निकाल दिए, स्क्रिप पेरिस की जो होटल वो निकाल दिए। तो इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज सिर्फ 5 हैं जो कि पीआई के कोर बिजनेस के। और कौन सी हैं ये? दो इंडिया में है, न्यू दिल्ली में, बॉम्बे में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं, एक न्यूयॉर्क में है और 2 यूरोप में है, एक कमर्शियल है, 4 रेजिडेंशियल है। बट इन सब की वैल्यू ऑलरेडी पीआई की बैलेंस शीट पे आज की मार्केट वैल्यू रिफ्लेक्टेड है। अच्छा, रिफ्लेक्टेड है बैलेंस शीट पे। तो बट देन दीज हैवंट बीन गिवन टू, ये 5 जो हैं, जो कोर हैं, 4 रेजिडेंशियल और एक कमर्शियल, ये हैं। लेकिन जो मेन हमारी प्रॉपर्टीज हैं, स्क्रिप होटल इन पेरिस एंड वो नहीं, रूजवेल्ट, अच्छा वो नहीं, उसके साथ क्या करना है? रूजवेल्ट स्क्रिप हमारे पास नहीं है प्राइवेटाइजेशन में, रूजवेल्ट है। उसके अंदर फैसला कैबिनेट का ये है कि उसको हम प्लॉट को बेचेंगे नहीं, बिकॉज अगर बेचेंगे तो कम पैसे मिलेंगे। उस पर हम उस स्ट्रक्चर को गिरा के जॉइंट वेंचर करेंगे एक यूएस रियल एस्टेट फर्म के साथ, किसी के साथ भी, वो हमारे कंसल्टेंट डिसाइड करेंगे, एंड वी विल मेक अ हाई राइज। तो उसमें गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे मिलेंगे। जी, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। इस पे हमने भी देखा था, बट दिस इज नाउ 3-4 साल से इस पे बात हो रही है, ये बात ही होती चली जाएगी। नहीं, ये हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा इसमें सेटबैक हुआ। हमारे कंसल्टेंट थे JLL, वो उन्होंने 2 माह पहले उन्होंने रिजाइन किया, उनका अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। तो उन्होंने सारे जो फीस हमने दी थी वो भी वापस कर दी। उन्होंने कहा हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दे रिटर्न ऑल द मनी। तो उसकी वजह से हमें कोई 3 महीने का एक सेटबैक हो गया। नए कंसल्टेंट्स इंशाल्लाह मिड फेब तक हो जाएंगे, तो फिर हम तो उस पर कुछ करना चाह रहे हैं। आपने प्राइवेटाइजेशन की बात की भी, अब हम यूएई के सदर के आने का जिक्र कर रहे थे, तो ये जहन में आया कि पीआई के जो एयरपोर्ट्स की लीज की बात थी, आई एम श्योर ये आपके केयरटेकर के ज़माने में, तो हम जब बात करते थे लोगों से, सीनियर ब्यूरोक्रेट से, वो कहते थे बस हुआ तो हुआ, ये हो नहीं जा रहे हैं। What is the status now of the airports? एयरपोर्ट्स हम प्राइवेटाइज तो नहीं करेंगे, हम लॉन्ग टर्म कंसेशन पे देंगे। वो G2G में हम नहीं कर रहे हैं, वो ओपन बिडिंग के थ्रू करेंगे। और उसमें ओपन बिडिंग में प्राइस डिस्कवरी होती है, कंपटीशन होता है। और इस्लामाबाद को हम पहले करेंगे इंशाल्लाह अगले 6 माह में, फिर कराची लाहौर करेंगे। अच्छा, एंड दिस इज गोइंग टू गो B2B, या ओपन बिडिंग। हाँ, बिकॉज पहले यूएई की गवर्नमेंट का था, फिर द गवर्नमेंट पुल बैक। तो अच्छा, सो अभी ये ओपन है, अभी ओपन बिडिंग, अभी कुछ है, देयर इज नथिंग एज येट। अच्छा, ठीक है जी। तो ये बताइएगा कि आप बात कर रहे थे उसकी सेल की प्राइस, कह रहे हैं द गवर्नमेंट विल ओनली गेट 10 बिलियन रुपीस। मेरे तो वहमो गुमान में नहीं था, हम तो बड़े खुश थे कि इतनी अच्छी बिड हो गई। और फ्रैंकली देखिए, पीआई की प्राइवेटाइजेशन और सेल तो पूरी दुनिया के लिए ओपन थी, ऐसा तो नहीं था कि कोई अलाउड नहीं था। अच्छा, तब्बा साहब का कंसोर्टियम बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोर्टियम है, वो भी फाइनेंशियली, अगर उन्हें लगता कि 135 से ऊपर देनी हो तो दे देते। लोग जो एक क्रिटिसिज्म जो आया, KG 10 बिलियन में दे दी, सिंपल मैथ्स है।
135 बिलियन अगर 75% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू 180 हो गई। अब ये अगर आरिफ साहब ये 25% भी ले लेंगे तो 180 बिलियन टोटल पेमेंट करेंगे। वो 125 कंपनी में जाएगा, 55 गवर्नमेंट को मिलेगा। 125 जाएगा कंपनी में जाएगा, बट द कंपनी इज नॉट योर्स ना। नहीं, बट अग्रीड, बट हमें तो 55 बिलियन मिलेगा ना। देखिए, एक आज की तारीख में पीआई की टोटल इक्विटी है ना, वो 9 अरब की है। 9 अरब की, 190 के एसेट्स हैं, 181 बिलियन की लायबिलिटीज हैं, 181 बिलियन की, 9 अरब की चीज हमने 55 अरब की बेची है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को मिलेंगे 55 अरब अगर ये 25% बिक जाता है। अगर नहीं बिकता तो 25% की वैल्यू तो है ना 45 अरब। अगर मेरे पास करोड़ रुपए 25% भी आप बेचने वाले? 25% उनको राइट है, वो 90 दिन में हमें बताएंगे। ओह अच्छा, दे कैन इवन बाय। लेकिन जो आई थिंक एक जो मिसकम्युनिकेशन की चीज है, अगर आपके पास करोड़ रुपए हैं अभी और आपने कल सुबह करोड़ रुपए के शेयर्स ले लिए तो वेल्थ तो करोड़ रुपए की है ना। अब वो ये 25% कोई फ्री तो नहीं है। कंपनी में अगर 125 बिलियन ना डलता तो उसकी वैल्यू 45 बिलियन ना होती। तो टोटल 55 बिलियन गवर्नमेंट को मिलेंगे अगर उन्होंने ले लिया 25%, जो मेरा ख्याल है वो ले लेंगे, और 125 बिलियन पीआई में जाएगा तो हमें ही पैसे मिल गए, पीआई भी रिवाइव हो जाएगा। और 55 हो गया एज अपोज टू द 10 दैट वाज ऑफर्ड लास्ट टाइम। और ये अच्छा, ये भी अभी पहली मर्तबा हमने सुना कि दे कैन बाय द 25%। जी, ये पार्ट ऑफ द डील था। इन तमाम बिडर्स को ये राइट था, क्योंकि आरिफ हबीब साहब के कंसोर्टियम ने शुरू से हमें कह दिया था कि हमें 100% ओनरशिप चाहिए। अच्छा। तो अब चूंकि प्राइस माशाल्लाह काफी अच्छी मिली है, मुझे नहीं पता वो उसको एक्सरसाइज करेंगे, ऑप्शन को है नहीं, 90 दिन है उन्हें पास डिसाइड करने, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद वो एक्सरसाइज कर लेंगे, और नहीं करते हमारा 25% रहता है। आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा, सो फौजी फाउंडेशन उसकी भी कोई टाइम लिमिट है कि टिल व्हेन कैन दे ब्रिंग इन 2 न्यू पीपल? नो, दे हैव द राइट टू ब्रिंग फ्रॉम नाउ टिल द फाइनल पेमेंट। पहली पेमेंट होगी आज से 3.5 माह के अंदर इंशाल्लाह, और सेकंड पेमेंट उसके बाद 12 महीने हम उन्होंने दिए हुए हैं। अच्छा। हाँ, तो इन 15 माह के अंदर वो जब भी चाहे ला सकते हैं। और ये जो एक विजन है कि जी अपने पास रखें, ये सब करें, और इसको आई मीन इन टर्म्स ऑफ कि पाकिस्तान में रहे और इसको रिवाइव करें, क्या ग्रेट एयरलाइन, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। तो ये ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद अब एक ऐसा ग्रुप है, ठीक है, फाइनेंशियली स्ट्रांग बट विद नो एक्सपीरियंस इन एयरलाइंस। ग्लोबली अगर आप देखें, और हमने काफी स्टडी किया था, बहुत सारी एयरलाइंस इंक्लूडिंग द ब्रिटिश एयरवेज एंड इवन एयर इंडिया जो प्राइवेटाइज हुई, तो ये उन लोगों ने लिया था जिनका कोई एयरलाइन एक्सपीरियंस नहीं था, बट दे हैड द फाइनेंशियल एक्सपीरियंस, और उनका मैनेजमेंट और ऑपरेशनल एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रांग था। व्हाट दे नीड, देखें पीआईए, आई थिंक द न्यू बायर्स विल मेक अ लॉट ऑफ मनी, और मैंने तो बहुत लोगों को समझाया और द लास्ट फ्यू मंथ्स बहुत हमने मार्केटिंग की। आज से 6 माह पहले तो लोग देखने को तैयार नहीं थे, आज ये बिक गई है तो लोग कह रहे नहीं सस्ती बिक। आप आ जाते हैं ना भाई, पूरी दुनिया के लिए खुला था। मेरा ख्याल है इसमें बहुत पैसे बनेंगे इंशाल्लाह, एंड आई होप बिकॉज दिस विल मेक पाकिस्तान का प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम सक्सेसफुल। आपके पास एक कस्टमर बेस है, आपके पास लैंडिंग राइट्स हैं, गवर्नमेंट इसको नहीं चला सकी। अब प्राइवेट सेक्टर अगर अपनी इन्वेस्टमेंट डालता है, चाहे कोई भी ग्रुप हो, सही मैनेजमेंट लाता है, सही गवर्नेंस मॉडल लाता है, तो आई थिंक ये चीजें इंशाल्लाह अच्छी चल जाएंगी। दूसरी बात ये 125 बिलियन जो डालेगा, जो कि $400 मिलियन हुए, 180 बिलियन जो देगा, जो कि होते हैं $600 मिलियन, तो जी वो $5 लाख का एक सीईओ भी ले आएगा, ले आएगा। और वो हाँ, वो कह रहे हैं हम 60 प्लेन्स लेके आएंगे। हाँ, ये करेंगे, बहुत उनके प्लान्स हैं। तो ये बताइएगा कि व्हाट्स द बिग आइटम, बिग टिकट आइटम ऑन द नेक्स्ट प्राइवेटाइजेशन? आई थिंक एयरपोर्ट्स विल बी बिग इंशाल्लाह, इन द सेंस के ये अगर हम जल्दी करें तो इट विल रियली हेल्प द एविएशन इंडस्ट्री, और टाइमिंग भी अच्छी हो जाएगी। जी, और सर्विस वगैरह सारी उसकी। डिस्कोस हमारे जो हैं, दैट्स अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम। हाँ, हो जाएगा इंशाल्लाह। आई एम वेरी होपफुल कि इस साल के सेकंड हाफ में हम 3-4 डिस्कोज इंशाल्लाह कर लेंगे। अच्छा, स्टील मिल का क्या सीन है जी? स्टील मिल की जमीन क्या है? वो हमारे पास नहीं है, वो प्राइवेटाइजेशन। अच्छा, वो है ही नहीं आपके पास, पार्ट ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। अच्छा, सो फाइनली ये बताइए कि जो तमाम एम्प्लॉयज वगैरह हैं, हम पढ़ रहे थे हर जगह लिखा था कि 1 साल का की कमिटमेंट है, सो आफ्टर 1 ईयर देन ऑल बेट्स आर ऑफ। हाँ, देन ऑल बेट्स आर ऑफ। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा ओवर एम्प्लॉयमेंट आज की तारीख में नहीं है, बिकॉज बहुत ज्यादा डाउन साइजिंग हो चुकी है ओवर द इयर्स। प्लस अगर इनका एक्सपेंशन प्लान है तो लोग तो चाहिए होंगे ना, लोग तो चाहिए होंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर, प्लेजर। नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।